डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ खाना पचाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि ये संपूर्ण स्वास्थ्य की नींव होती है। आज है 29 मई और आज पूरा विश्व वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मना रहा है। वर्ष 2026 की थीम है क्रोनिक डायरिया, डोंट फ्लश द साइंस अवे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनोद अरोड़ा का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी ILBS से। नमस्कार। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर गोविंद मखारिया का। नमस्कार। प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, एम्स नई दिल्ली से। तो डॉक्टर गोविंद, आप ही से शुरू करते हैं। ये जो इस वर्ष की थीम है क्रोनिक डायरिया, इसे कैसे समझें, क्या साइंस है और क्या इन्हें हम फ्लश नज़रअंदाज कर देते हैं? अमित जी, ये देखें कि पूरे वर्ल्ड में अगर 8 बिलियन लोग हैं, अबाउट 10% लोगों को क्रोनिक डायरिया होता है। डायरिया दो तरह का होता है, एक होता है एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है कि एक इन्फेक्शन हुआ पेट में और उससे एक्यूट डायरिया हुआ, वो बीमारी 4-5 दिन चलती है और ठीक हो जाती है। लूज मोशंस। हाँ, लूज मोशंस, जो कि एक्यूट बहुत कॉमन है, हर एक व्यक्ति को साल में एक बार 1-2 बार हो जाती है, पूरी दुनिया में होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एक्यूट डायरिया। दिस इज एक्यूट बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। ये अलग चीज़ है। एक होता है क्रोनिक डायरिया। इसका मतलब है कि अंतर आंतों में कोई बीमारी है। जो पहली बात थी एक्यूट डायरिया, वो इन्फेक्शन था और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, दवा की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, आप ORS लेते हैं वो ठीक हो जाता है 4-5 दिन में। पर जो क्रोनिक डायरिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर में उसकी आंतों में कोई बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है या फिर सीलियाक डिजीज़ है या फिर और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं। उस बीमारी के कारण से उनका खाना पचता नहीं है, डायरिया होता है। एक वो हो क्रोनिक। और सेकंड होता है कि आंतों की जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी एबनॉर्मल होती है और एक कंडीशन होती है जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और उसमें भी डायरिया होता है। तो ये कॉमन है। तो क्रोनिक डायरिया अलग चीज़ है और एक्यूट डायरिया अलग है। और वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने एक थीम बनाते, हर एक थीम बनाते कि जो मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको हाईलाइट किया जाए पूरे वर्ल्ड में, कि थोड़ी जानकारी बढ़े लोगों की। कुछ प्रोग्राम्स हो उसमें, एंड जो चीज बीमारियाँ होती है उसको हाईलाइट करके पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। सो दी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है कि क्रोनिक डायरिया को इग्नोर ना करें। किसी घर में किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को डायरिया लगातार चल रहा है, हाँ जी, तो वी मस्ट सी ए डॉक्टर। जी डॉक्टर अरोड़ा, डाइजेस्टिव हेल्थ में लिवर और डायरिया, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? लिवर और डायरिया के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। डायरिया का जैसे सर ने भी बताया, बेसिकली डायरिया पहले हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है वेदर इट इज़ इंक्रीज नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बाउल और इट इज़ सम पैथोलॉजी में आपके साइंस आ जाते हैं। जैसे अगर रीसेंट ऑनसेट हो रहा है पिछले, एंड कुछ ब्लड गिरता है, ब्लड गिरता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, मोर देन 6 to 8 टाइम्स होता है। एंड नॉक्टर्नल मतलब रात में आप सोने के बाद भी उठते हैं तो उसके बाद भी मोशन आपको अर्ज रहता है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी रहती है, मोशन करते हुए दर्द होता है या वेट लॉस होता है। सो ये सब डायरिया रहता है। उसके साथ आप मतलब देयर सम प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट द नॉर्मल डायरिया। एंड अगर लिवर की स्पेसिफिक बात करें, लिवर एंड डायरिया, अगर बाइल एसिड्स डायरिया रहता है, अगर बाइल एसिड ज़्यादा होता है उसकी वजह से सिक्रीशन बढ़ता है, तो सिक्रीटरी डायरिया उससे हो सकता है। जी बिल्कुल। और यदि आप भी डाइजेस्टिव हेल्थ पर डॉक्टर विनोद अरोड़ा से, डॉक्टर गोविंद मखारिया से सवाल करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए। हमारे स्टूडियो का नंबर है 011-2309-7532। 011 इज आवर कोड एंड नंबर इज 23097532। तो डॉक्टर साहब, अगर हम क्रोनिक डायरिया की बात करें तो जैसे हम कहते हैं ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, क्या इसका रोल है और है तो कितनी बार लें? अभी इसलिए ORS का मतलब है कि पानी है, उसमें कुछ आयंस हैं, शुगर है। अगर एक्यूट लॉस हुआ डायरिया का, एक्यूट लॉस, कोई इन्फेक्शन हुआ पेट में, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है, तो बॉडी से वाटर लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वहाँ पे यू नीड टू रिप्लेस वाटर। वो रिप्लेस करने के लिए टेक ORS, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं फिर बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति को अगर एक्यूट डायरिया हुआ है तो जरूर उसको ORS दें। क्रोनिक डायरिया में वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता स्टूल का, वाटर लॉस नहीं होता है। और ऐसे समझते हैं क्रोनिक डायरिया को, अगर आंतों की मूवमेंट में कुछ एबनॉर्मलिटी है तो आदमी को लगेगा कि बार बार फ्रिक्वेंसी हो रही है, बट वॉल्यूम इज स्मॉल, वॉल्यूम नॉट लार्ज।
इसके अलावा अगर आंतों में अल्सर्स हैं, लाइक बीमारी ट्यूबरकुलोसिस या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इसमें आंतों में अल्सर बन जाते हैं, तो अल्सर से रक्त निकलता है उससे, और उस कारण से डायरिया होता है, बट वॉल्यूम इज स्मॉल, इट्स नेवर लार्ज। दूसरी बीमारी होती है, इसका नाम है मैल एब्जॉर्प्शन, लाइक कोई बीमारी है लाइक सीलियाक डिजीज़ है, और सीलियाक डिजीज़ गेहूँ के खाने से होती है, कुछ व्यक्ति को होती है, उसके कारण से जो जहाँ खाना पचता है छोटी आंत में, वो आंतें ख़राब हो जाती हैं। जब आंतें ख़राब होती है तो खाना पचता नहीं है, तो जो पचता नहीं है वो अनपचा खाना स्टूल में निकलता है, तो थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बट वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता इसमें। तो डॉक्टर साहब यानी क्रोनिक डायरिया में ORS का नेग्लिजिबल रोल है? इसका डिफरेंट रोल नहीं है, एंड देयर इज नो नीड टू, यू टेक नॉर्मल वाटर। Okay. आज पे आयरन का लॉस नहीं होता, इनका खाना पचता नहीं है। जब खाना नहीं पचेगा तो फिर खून की कमी होती है, हाइट नहीं बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, और भी लक्षण होते हैं उसके। जी, यहाँ पर अगर देखा जाए डाइजेशन में बात तो हो रही है खाना पचाने की, तो इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखें तो हम खान पान में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, लापरवाहियाँ बरत रहे हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या डायरिया हो सकता है, क्रोनिक डायरिया? क्रोनिक डायरिया अगर खाने की स्पेसिफिकली बात करें तो जैसे सर ने बताया सीलिएक डिजीज़ होता है, अगर आपको गेहूँ ग्लूटेन एलर्जी बेसिकली रहता है, और बाकी लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन होता है, देन सम शुगर फ्रक्टोज इंटॉलरेंस बहुत सारे प्रोसेस फूड में होता है, तो उसकी वजह से क्रोनिक डायरिया जैसे सिम्टम हो सकते हैं। सो अपने को बेसिकली डिस्टिंग्विश करना जैसा कि माल अब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है, सिक्रीशन की वजह से डायरिया हो रहा है, वेदर अपनी अल्सर हैं या फिर आंतों की लेयरों की कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायरिया अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। जब किसी को डायरिया होगा, लूज मोशंस, वो तो आके कहेगा कि मुझे लूज मोशंस आ रहे हैं, आप पता कैसे लगाते हैं कि ये एक्यूट है या फिर क्रोनिक है? डायग्नोसिस कैसे होता है? बहुत एक्यूट और क्रोनिक मतलब छोटा टर्म का डायरिया है, क्रोनिक मतलब उसको 3-6 महीने से सिम्टम चले जाते हैं, दोनों के सिम्टम्स बहुत अलग रहेंगे। एक्यूट में आएगा पेशेंट कल तक ठीक था, आज सुबह से 8 to 10 टाइम्स से पास मोशन पास हो गया, उसके साथ ब्लड भी हो सकता है, उसके साथ पेट में ऐंठन भी हो सकती है, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। क्रोनिक में होगा कि अब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रीशन जो भी डिफेक्ट रहेगा, सिम्टमटोलॉजी अलग हो जाएगी उसकी। उसमें वेट लॉस का सिम्टम हो सकता है, ग्रोथ कम हो सकती है, अगर बच्चे के केस में देखें ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, बाकी मसल लॉस हो सकता है। मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है? इट इज मोर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, देव प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि डाइजेशन के लिए जब भी कुछ खा लेते हैं ना, तो इसमें पेट में गैस होती है, गंदी स्मेल आती है और इन्फेक्शन हो जाती है, मतलब स्टूल्स नॉर्मल नहीं रहते। जी, कुछ भी खाते हैं तो उसके बाद लूज मोशन होते हैं, ब्लोटिंग होती है। एक कंडीशन होती है जिसका नाम है गैस्ट्रोकोनिक रिफ्लेक्स। तो बहुत लोगों को आंतें थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डायरिया का। तो जैसे खाना पेट में आएगा, आपने खाना खाया, खाना पेट में आता है, स्टमक पे खाना आता है, और एक रिफ्लेक्स होता है, उस कारण से कोलन की मूवमेंट हो जाती है, तो पेट में खाना पहुंचा भी लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन सेंसेशन होती है स्टूल जाने की, तो वो वॉशरूम जाते हैं, इसको गैस्ट्रोकोनिक रिफ्लेक्स। और एक साइन ऑफ इसको कहते हैं फंक्शनल बाउल डिजीज़। ये बहुत कॉमन है, ऐसे भी डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि जो डायरिया होता है 2 तरह का हुआ, एक्यूट एंड क्रॉनिक। और एक्यूट का मतलब है कि डायरिया हुआ, कल ठीक था, डायरिया हुआ, वो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब ये दिस इज डेली सिम्टम और वेरी ऑफन सिम्टम, एंड हम कहते हैं एक्यूट क्रॉनिक इफ डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 4 वीक्स। तो एक दिन में कितनी बार लूज मोशन जाता है व्यक्ति क्रोनिक में? क्रोनिक पे डिपेंड वैरी करता है, 2-3 बार भी हो सकता है। हाँ, 2-3 बार भी हो सकता है, और उसमें दो चीज़ आती हैं। एक तो जो क्रॉनिक डायरिया होता है, जो उनकी बात कर रहे हैं, जो पूछा देव प्रकाश जी ने, कि वो हर एक दिन में बहुत बार स्टूल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, राइट। आफ्टर एवरी मील उनको वॉशरूम जाना पड़ता है, उन्हें बहुत दिक्कत भी होती है, ऑफिस में वॉशरूम जाना बड़ा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा होता है कि ये तो वो फंक्शनल हो गया। तो जितने भी डायरिया है, क्रॉनिक डायरिया है, ये अच्छी बात है कि 80% ऑफ फंक्शनल, 80% ऑफ ऑल क्रॉनिक डायरिया और फंक्शनल, चिंता नहीं करनी है इसमें। और सिम्टम होते हैं कि उनको आफ्टर, जैसे इन्होंने बताया कि आफ्टर एवरी कुछ खाते हैं तो वॉशरूम जाना पड़ता है, तकलीफ है, बट सिम्टम्स हैं उसके, बट उसका कोई खतरा नहीं है। तो 80% ऑफ ऑल क्रॉनिक डायरिया आर फंक्शनल। ये मतलब क्या हुआ इसका, आर फंक्शनल? फंक्शनल मतलब कि कोई मेजर इलनेस नहीं है पेट के अंदर में, इट मैटर ऑफ सेंसेशन। आप एग्जांपल बताता हूँ। अभी आपने एग्जाम होती है,
तो जब एग्जाम होती है तो प्रेशर पड़ता है, Yes. दिमाग में प्रेशर होता है, स्ट्रेस Yes, होती है। yes. स्ट्रेस से क्या होता है, बहुत लोग वॉशरूम जाते हैं, ओके एंड दिस इज functional. फंक्शनल, दिस फंक्शनल। Okay. तो जब आपने कहा कि हमारी गट इज ए स्मॉल ब्रेन गट एक्सेस, हमारी आंतें जुड़ी अपने ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। जब ब्रेन में कभी कोई स्ट्रेस होता है तो फिर वॉशरूम या फिर कुछ लोग बहुत तरीके होते हैं उसको हाँ ठीक जी। करने के। ओके, मुंबई से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये था डॉक्टर, मुझे फैटी लिवर है ग्रेड 2 एंड प्रीवियस कंजम्पशन अल्कोहल का था बट राइट नाउ टोटली बंद है। ईटिंग हैबिट्स भी मेरी इम्प्रूव्ड है एंड भी है बट स्टिल आई एम लाइक वेरी कॉन्स्टिपेटेड। ऑल्दो आई गो वंस इन डे बट स्टिल आई फील कॉन्स्टिपेटेड एंड कभी-कभी मुझे ब्लोटिंग महसूस होती है, तो थोड़ा हैवी या थोड़ा मसालेदार स्पाइसी खाना खा लिया जी जी डॉक्टर विनोद, इनको फैटी लिवर है। अल्ट्रासाउंड में अनुमान ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर इज़ वेरी बहुत कॉमनली हम लोग रिपोर्ट में देख लेते हैं। तो फैटी लिवर के साथ आपका बॉडी हैबिटस कैसा है, आपको कुछ और टेस्ट थोड़े से कराने रहते हैं। लिपिड प्रोफाइल हो गया, HbA1c हो गया, थायराइड का एक प्रोफाइल हो गया, एंड बाकी बॉडी हैबिट आपका वेस्ट हिप सर्कमफ्रेंस कैसा है, बाकी आई थिंक अल्कोहल की हैबिट्स कैसी हैं, Okay. लाइफस्टाइल कैसा रहता है, सिडेंट्री है, और बाकी इनसे और एक फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है, बेसिक नॉन इन्वेजिव सा टेस्ट होता है। उससे हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं आपको कोई दवा की ज़रूरत है कि लिवर अभी खाली फैटी है, Okay. रिवर्सिबल है, स्टिफनेस या हार्डनेस भी आ रही है, तो उससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपने को ट्रीटमेंट चाहिए या ट्रीटमेंट के बिना ही हम खाली डाइट और एक्सरसाइज से काम चला सकते हैं। ओके डॉक्टर, सीलिएक पर आपकी बहुत गहरी रिसर्च रही है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनडायग्नोज्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको इस तरीके का कोई इशू है, तो क्या किया जाए? क्या उसका मतलब क्या साइंस हैं जिनको हम ऑब्जर्व करें और फिर आपके पास आएँ? पहली बात भावना जी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इन दिस इश्यू। सीलियाक डिजीज अगर देखिए वर्ल्ड ओवर तो 1% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है सीलियाक डिजीज, 100 में एक व्यक्ति को। और ये भावना थी कि ये बीमारी खाली वेस्ट कंट्री में होती है और इंडिया में और एशिया में नहीं होती है। अब ये देखा गया है, स्टडीज ने बताया है कि अपने कंट्री में हर एक 130 व्यक्ति पे एक सीलियाक डिजीज़ है और अपनी कंट्री में कम से कम 40 से 60 लाख लोगों को सीलियाक डिजीज़ है। इतने लोग में से ओनली फ्यू मे बी फ्यू थाउजेंड्स आर डायग्नोस्ड एंड मेजॉरिटी आर नॉट डायग्नोस्ड। ये बात यहीं की नहीं है, दुनिया भर में जितने भी पेशेंट सीलियाक डिजीज़ के मोस्टली अनडायग्नोस्ड है। इसलिए अनडायग्नोस्ड है कि पहली बात तो कुछ सिम्टम्स होते हैं स्पेसिफिक नहीं होते। अच्छा, डायरिया हो रहा है, बहुत से कारण डायरिया के, खून की कमी होना बहुत से कारण है, ओके, ग्रोथ नहीं होती, बच्चों ग्रोथ नहीं होती, बच्चे छोटे रह जाते तो उसके बहुत से कारण है। जब तक डॉक्टर सोचेगा नहीं कि इस व्यक्ति में सीलियाक हो सकता है तो टेस्ट नहीं करेंगे हम। जब हम टेस्ट नहीं करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसी कारण से, और ये लोग मानते हैं, अभी भी लोग मानते हैं कि सीलियाक डिजीज इज अनकॉमन इन मेनी पार्ट ऑफ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमारे भी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी अभी बिलीव करते हैं, बट अगेन दिस रॉन्ग बिलीव। आई थिंक एवरीबडी मस्ट नो सीलियाक डिजीज इज ए कॉमन डिजीज अपने कंट्री में और एल्सवेयर। तो बचपन में जिस तरीके से कुछ टेस्ट होते हैं कि बच्चा किसी चीज़ को एलर्जिक तो नहीं है, तो क्या सीलियाक का भी कोई टेस्ट है ऐसा जो रिकमेंड किया जाता है, या जो अब बड़े हो चुके हैं वो भी करा लें वो टेस्ट? एकदम चार पाँच ही बताऊंगा आपको मैं, आई मीन लक्ष्य बताऊंगा इसके। घर में कोई बच्चा है जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो छोटा है, उसका भाई बड़ा है, बहन थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वो लड़का छोटा है। पहली बात, खून की कमी है, बच्चे को डायरिया बार बार हो रहा है, तो इसमें एक सीलियाक की जो पॉसिबिलिटी और भी कारण है और उसका इलाज करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाए, वो टेस्ट करेंगे और सिंपल ब्लड टेस्ट है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, उसका एक कंफर्मेशन तो अगली बायोप्सी करनी पड़ती है, बट ब्लड टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल। जी, भारत जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो। सुबह चाय पीने और नाश्ता के बाद करीब 3 से 4 बार टॉयलेट जाना पड़ता है जी, तब पेट साफ होता है। जी डॉक्टर साहब, चाय और नाश्ते के बाद फिर टॉयलेट जाते हैं और वो भी 3-4 बार जाना पड़ता है। जैसा अभी सर ने बताया, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स होता है, आप कुछ लेते हैं आपको मोशन जाना पड़ता है, बट अगर आपके पास कोई रेड फ्लाई साइन सिम्टम कुछ नहीं है तो दैट इज़
पार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके सो यू कैन उसके साथ आप ओके maybe just increase more fluids in your diet, more fiber in your diet, and more fermented foods in your diet. So which थोड़ा सा उससे bowel habits में get regular, but अगर आपको कोई red flag नहीं है, जैसा weight loss हो रहा है, खून आ रहा है लेट्रिन में, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, so हम उसके साथ चल भी तो सकते हैं। रिफ्लक्स की अगर बात करें, कई बार हमने देखा है कि बच्चों में भी ऐसा होता है कि जैसे ही वो मिल्क कंज्यूम करते हैं या कुछ हल्का फुल्का कुछ भी खाते हैं तो अचानक से वो वॉमिट कर देते हैं, तो क्या रीज़न रहता है उसका? वॉमिटिंग तो नॉर्मली गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में नहीं देखी जाएगी। नॉर्मली जो होता है कि आपने मील लिया, देन यू हैव टू गो टू पास द मोशन, मोशन पास करने जाता रहता है, बट अगर उसके साथ कोई अलार्म सिम्टम्स नहीं है, हम उसको रहने भी दे सकते हैं। यानी एक बात निकल के आ रही है कि अगर कोई ऐसे रेड फ्लैग्स नहीं है तो एक फंक्शनल चीज़ है और वन कैन स्टिल अडेप्ट विद इट। लेकिन डायग्नोसिस में एंडोस्कोपी की बहुत बात होती है, तो जब हम गैस्ट्रो की बात करें जिसमें कि फूड पाइप, माउथ, स्टमक और लिवर भी उसी में आता है, ऑल्दो आप गैस्ट्रो के साथ हेपेटोलॉजी भी एक ब्रांच बन गई है, एंडोस्कोपी क्या है और क्या मदद मिलती है इससे? अमित जी, एंडोस्कोपी एक दूरबीन सी है जो आप पूरी जांच कर सकते हैं, आप पूरी आंतों की। तो उसमें आप एक कैमरा लगा होता है, उसमें चैनल्स भी होते हैं, सब बायोप्सी कर सकते हैं, उससे और भी चीज़ कर सकते हैं। अब एंडोस्कोपी बहुत एडवांस हो गई। अब पहले थी कि हम छोटी आंत नहीं देख सकते थे, अब छोटी आंत देख सकते हैं। पहले हम लोग एंडोस्कोपी से खाली बड़ी आंत देखते थे और ऊपर का हिस्सा देखते थे, अब छोटी आंत भी देख सकते हैं। पहली बात ये होगी। अभी कैप्सूल इंडोस्कोपी आ गई है, छोटी इंडोस्कोपी होती है, लाइक एक स्मॉल कैप्सूल, उसके अंदर कैमरा होता है, रिकॉर्डर होता है, बैटरी होती है, लाइट सोर्स होता है, लाइक स्मॉल कैप्सूल जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं उतनी बड़ी कैप्सूल होती है, एंड वो आप सोलो कर लें तो छोटी आंत की पूरी जानकारी मिलती है उससे। सोलो कर ले वो तार के साथ? यस, जो छोटी सी कैप्सूल होती है उसके अंदर कैमरा भी होता है, रिकॉर्डर भी होता है। काफी टफ लग रहा है। नो, इट्स नॉट टफ एट ऑल, इज अ वेरी, आई मीन इज अ ग्रेट इन्वेंशन इनफैक्ट, कि आप छोटी आंत जांच कर सकते हैं। अब उसमें भी अब उससे पता चलता है कि छोटी आंत में क्या बीमारी होती है, तो हम देख सकते हैं, अपनी स्किन देख सकते हैं, हम ना देखते क्या बीमारी यहाँ पे, अब पूरी आंत देख सकते हैं हम लोग। ओके। उसके अलावा और भी अब इंडोस्कोपी है, अब इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सी चीज़ जो सर्जरी से होती थी, पहले पेट खोलना पड़ता था, अब बिना पेट खोले हो जाता है। एंडोस्कोपी डायग्नोसिस भी है और उसके साथ आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, लाइक किसी की पित्त की नली में स्टोन फंस गया तो उसे पीलिया हो जाता है, तो विदाउट सर्जरी इंडोस्कोपी निकल जाता है। अच्छा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेट के अंदर में पस जमा हो गया, किसी को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की इन्फेक्शन का बीमारी हुई और काफ़ी पस जमा हो गया, वो निकल जाता है बिना सर्जरी के, इंडोस्कोपी निकल जाता है। हर्निया कहाँ है ये भी पता लग सकता है उससे? हर्निया जो ऊपर का हर्निया होता है, जो सफीजल हर्निया तो वो पता चलता है, बट ये जो हर्निया मेन हर्निया है वो नहीं, वो तो दिख के दिख जाता है। जी, दिल्ली से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार नीरज जी, क्या सवाल है आपका? जैसे नाश्ता करता हूँ तो नाश्ता करने के बाद भी जैसे प्रेशर बन जाता है, और शाम को भी, क्या डेली तो नहीं है लेकिन हर 2-3 दिन में प्रेशर आया था। तो जैसे अब मैं सुबह नाश्ते में दूध वगैरह लेता हूँ, तो क्या दूध चाय की जगह मतलब क्या दही वगैरह लें, किस तरह की खान पान में क्या हैबिट चेंज करें? एज क्या है नॉर्मल है 44। जी, शुक्रिया सवाल के लिए। हेल्दी हैबिट्स ईटिंग की, आई थिंक इट सिमिलर क्वेश्चन ही है इनका, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है। एंड जैसा सर ने बताया, गट ब्रेन एक्सेस होता है, कई बार स्ट्रेस रहता है, तो स्ट्रेस से आपका बाउल भी ट्रिगर होता है, उससे डायरिया होता है, फिर आपको लगता है कि कुछ दिक्कत है, उससे और स्ट्रेस होता है, तो इट इज़ अ सर्कल जिसमें हम घूमते रहते हैं। सो अगर हैबिट्स में दूध डेफिनेटली हम अवॉइड करके देख सकते हैं। इवन टी कॉफ़ी विदाउट मिल्क वी कैन ट्राई, तो उससे हमको लैक्टोज इंटॉलरेंस में भी सरोगेट मार्कर उसका मिल जाएगा कि हम विदाउट मिल्क टोटल अवॉइड करके देखें। उसकी जगह फर्मेंटेड फूड ले सकते हैं, बटर मिल्क हो गया, कांची भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। गट का माइक्रोबायोटा वो ठीक करेगा। जी, और हल्का फुल्का नाश्ता करें। हाँ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील में हेल्प, में भी 2 to 3 की जगह 4 to 5 मील कर दें। जी बिल्कुल। एक और सवाल डॉक्टर मखारिया आप बताइए, क्योंकि जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो वो मुंह से ही शुरू हो रहा है, और फिर फूड पाइप, कई बार लोग कहते हैं कि जी मुझे खाना स्वॉलो करने में ही दिक्कत आ रही है, तो ये भी तकलीफ हो सकती है कि खाना स्वॉलो ही नहीं हो रहा? एब्सोल्युटली। अब ये तो जिस लाइक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर खाना खाते हैं ना तो इट हैज़ कम टू, ये हमारी फूड पाइप होती है एंड दिस कॉल्ड इसोफेगस, तो उसके अंदर भी कोई बीमारी हो, तो बीमारी 2 तरह की होती है। ये तो ल्यूमन, उसका जो उसका ल्यूमन है, जो उसका रास्ता है वो बंद हो जाए,
फुली वहाँ पे कोई ट्यूमर हो गया या कोई अल्सर हो गया, वहाँ पे अल्सर से वो छोटी बन जाती है, अल्सर हुआ, अल्सर हील करता है तो आँख छोटी सिकुड़ जाती हैं, ये इसोफेगस सिकुड़ जाता है, या वहाँ कोई ट्यूमर हो गया। तो किसी वृद्ध व्यक्ति को डिस्फेजिया हो रहा है, इसको कहते हैं डिस्फेजिया, तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। दूसरी बीमारी होती है अगर जो फूड पाइप है उसकी मसल वीक हो जाए, एक कंडीशन होती है इसका नाम है एक्लेसिया, उस कारण से भी डिस्फेजिया होता है। और भी कारण है, कभी किसी को थ्रोट पे कैंसर हो जाए, थ्रोट पे कोई रुकावट हो जाए, उससे भी डिस्फेजिया होता है। तो किसी व्यक्ति को अगर खाने निकलने में दिक्कत होती है तो उस पर लेट नहीं करना चाहिए, दे मस्ट सी ए डॉक्टर। ये बीमारी है, ये तो किसी वृद्ध व्यक्ति हो तो वो ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर कोई यंग बंदा है तो उसको एक्लेसिया लाइक इलनेस होती है। और भी बीमारियां होती है, पर दिस टू आर द मोस्ट कॉमन। जी, चलिए आज 29 मई जो कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम डे है, शायद हम लोग इग्नोर ही कर देते हैं कि माउथ, फूड पाइप, इंटेस्टाइन, लिवर, दे आर प्लेइंग सच एन इम्पोर्टेंट रोल। तो इसके बारे में हमारी जानकारी बड़ी होगी। आज चर्चा करने के लिए डॉक्टर गोविंद आपका और डॉक्टर विनोद आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू।